आप लोगों को सबको सड़कों पे आना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए और प्राइवेटाइजेशन को खत्म कराना चाहिए, जब भी आपको नौकरियां मिलेंगी। वरना नौकरियां क्या, आपके घर तक से आपको निकाल के आपकी किडनियां बेच दी जाएंगी। आप वो वक्त आ रहा है। इस भी सीट पे बीजेपी की जमानत बचती है यूपी में और बाकी स्टेट्स में भी, तो ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ ईवीएम का दुरुपयोग हुआ है। वरना जो हालात चल रहे हैं उसमें किसी भी सीट पे भारतीय जनता पार्टी की जमानत नहीं बचनी चाहिए। संवैधानिक तौर पे आपने अगर कोई सही काम किया उसके लिए लड़ना सीखिए। हम इस बात को बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली दंगों में जो आरएसएस और बीजेपी है, डायरेक्ट पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने दिल्ली में हमले कराए हैं पीसफुल प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए। अब ये चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम कोर्ट के माध्यम से इसको साबित भी करेंगे और अगर होम मिनिस्टर साहब तक भी जो सबूत जा रहे हैं, अमित शाह साहब तक भी, तो वो भी गिरफ्तार होंगे ही। मैं तो फिर भी एक फॉर्मूला अच्छा बता रहा हूँ मुश्किल टाइम में भी, कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की किसी भी पार्टी को वोट ही नहीं देना है, फिर सब इंसाफ हो जाएगा। ये करके देख लिया फॉर्मूला, किसी भी आदमी को वोट ही नहीं देना है। हम में से एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को तो देना ही नहीं है। बाकी फिर हम लोगों में लड़ाई रहेगी नहीं। अगर इन लोगों को बाहर कर दें फिर हम लोग आपस में मिल बांट के खा लेंगे, क्योंकि 13% लोग जो 95% सीटें भर के बैठे हैं ना, वो अपने आप खाली होंगी। जब वो खाली होंगी तो हम लोग तो 87% है और हमारे पास 95% जगह आ जाएंगी। मेरे ख्याल से 8% जगह एक्स्ट्रा आ जाएंगी, तो उसमें हम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर वकील जनाब महमूद पराचा साहब। हमेशा की तरह आज भी कुछ अहम इश्यूज़ पर बातचीत करेंगे और इस वक्त एक अहम मामला पटना के खान सर का चल रहा है। खान सर पिछली मरतबा भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आए थे, लेकिन उस मरतबा आए थे कि वो हिंदू है या मुसलमान है, उनका मज़हब क्या है और क्यों लगातार मुसलमानों को वो कहते हैं कि मुसलमान पंक्चर बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पढ़ते नहीं है। मुसलमानों को या मजहबी उमूर में लगातार टारगेट कर रहे थे, जिसकी वजह से मुसलमानों ने उन्हें ट्रोल किया था। अब उसी खान सर पर इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश की है। उनकी वजह से स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रेलवे में जॉब न देने की वजह से, सरकार के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है, जो वायलेंस हुआ पिछले दिनों में, उसकी वजह से खान सर जिम्मेदार है, यानी इस्लामी आइडियोलॉजी जिम्मेदार है। वो खान सर जो ख़ुद को मुसलमान कहलवाना पसंद नहीं करते, अब उन पर आरोप लग गया कि वही बीइंग अ मुस्लिम देश के माहौल को ख़राब कर रहे हैं। टीवी चैनलों पर बहस हो रही है। हमारे साथ महमूद पराचा साहब मौजूद हैं। अपडेट आपको भी कर दें कि खान सर ने एक वीडियो जारी करके एक तरह से माफ़ी भी मांगी है और विड्रॉ किया है कि लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, स्टूडेंट्स को अपने कदम वापस लेने चाहिए। महमूद पराचा साहब, खान सर ये क्या कर रहे हैं? देखिए, खान सर तो जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं। अगर ये काम उन्होंने किया है कि प्रोटेस्ट के लिए लोगों को बोला है, तो ये काम अच्छा किया उन्होंने, बुरा नहीं किया। पीसफुल प्रोटेस्ट करना ही। और यहाँ मैं एक बात और साफ़ करता चलूँ कि जो लोग भी वायलेंस कर रहे हैं, और मैंने बहुत से स्टूडेंट्स की वो भी देखी है, वीडियोस भी देखी हैं, जो भी लोग वायलेंस कर रहे हैं वो आरएसएस और बीजेपी के भेजे हुए लोग हैं। और ये इनका एबीवीपी के भी हो सकते हैं और आरएसएस के डायरेक्ट फुल टाइम वर्कर्स भी हो सकते हैं, बजरंग दल के वर्कर्स हो सकते हैं। ये सब हर प्रोटेस्ट में जो भी जनता की तरफ से प्रोटेस्ट होगा, जैसा शाहीन बाग में देखा आपने, तो खुद ही लोग भेजते हैं वायलेंस कराने के लिए और पुलिस उस समय तैयार होती है ताकि मासूम लोगों पे जो कि पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पे हमला करके गोली चला सके। तो उसी के बाद किसानों के साथ भी यही किया और अब वही फार्मूला अब स्टूडेंट्स पे भी लगा रहे हैं। तो मैं ये बात बिल्कुल साफ़ करना चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट्स पढ़े लिखे हैं सारे, उनको पता है अगर हम कोई भी क्राइम करेंगे तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी। और ये लोग तो नौकरियों के लिए लड़ाई कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये सब पीसफुल कर रहे हैं। पुलिस ही इनके ऊपर हमला कर रही है, आरएसएस के कुछ गुंडे भेज के 2-4 गलत काम करा के। तो एक बात तो ये समझ लेनी चाहिए। तो इसलिए जो भी प्रोटेस्ट के लिए बोल रहा था वो देश के हित में बात कर रहा था। और एक चीज़ और इससे साफ़ हो गई है जो मैं पूरे देशवासियों को बताना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के लोगों को, कि जहाँ भी आरएसएस और बीजेपी के लोग ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का माहौल बनाने की कोशिश करें, तो ये समझ जाना चाहिए कि बहुत बड़ी चोरी कुछ कर रहे हैं। ये उसको छुपाने के लिए ये झूठा इल्ज़ाम मुसलमानों पे लगा रहे हैं। तो एक तो ये एक वार्निंग साइन हमेशा के लिए हर एक आदमी ये ध्यान से सोच ले और समझ ले, अगर मुल्क को बचाना है, अगर देश को बचाना है, जो हालात देश के हैं, तो ये जहां आरएसएस और बीजेपी के लोग किसी भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ भी मुसलमानों के खिलाफ बोलना शुरू करें, तो समझ जाना चाहिए कि इसकी आड़ में कोई बहुत बड़ा मोटा घोटाला चल रहा है। जैसे अभी इतना बड़ा घोटाला है ये रेलवे का, आपको जो नज़र आ रहा है वो तो आ ही रहा है, लेकिन असलियत इसकी ये है कि शायद एयर इंडिया की तरह अब रेलवे भी पूरी तरीके से प्राइवेटाइज़ करने का अडानी अंबानी में से किसी को या कोई और इनके जो मित्र हैं उनको देने की साजिश चल रही है। और जो ये लोग खरीदते हैं इन चीज़ों को, उनकी पहली डिमांड ये होती है कि हम हायर एंड फायर करेंगे। मतलब जितने भी नौकरी कर रहे हैं लोग, उनको बगैर किसी वजह बताए लात मार के निकालने की ताकत प्राइवेट सेक्टर में
अपने पास रखना चाहते हैं और होती भी है। और अगर जितने भी ज़्यादा सरकारी परमानेंट नौकरियों पे लोग होंगे, एक तो चोरी करने में बड़ी दिक्कत आएगी उन्हें, प्राइवेटाइजेशन जो प्राइवेट लोग हैं, और दूसरा इतने लोगों को गलत काम करके गलत देश की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको बेचने में भी बड़ी दिक्कत आएगी। तो इसीलिए जैसे हमारे रेलवे मिनिस्टर कह भी रहे थे, भाई इतना मुश्किल काम है कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया। भाई देश चलाना थोड़ा मुश्किल काम ही है, आप लोगों के बस की है ही नहीं। हम कब कह रहे हैं कि आपके लिए तो ये सारे काम ही मुश्किल हैं? कौन सा काम आसान है? आपने चाइना के हाथ ज़मीन गंवा दी, ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ क्रिएट करा दिया, बेरोज़गार इतने ज़्यादा हैं, एक तरफ नौकरियों का अंबार लग रहा है खाली। ये कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन जो है ये बेचना है या देश के खिलाफ है। ये तो एक बिजनेस का एक सिस्टम है, प्राइवेट क्या है तो भी बिजनेस है। जॉब तो यहाँ मिले या वहाँ मिले, जॉब तो मिलेगी ना, मैं तो देश के लोगों को जॉब मिलेगी। हाँ, तो देश चलाना, देश की सेवा करना बिजनेस नहीं है। जो हमारे आरएसएस के और दूसरी भी पिछली सरकारें भी बिजनेस ही समझती हैं ना ऐसे, तो ये बिजनेस है नहीं। तो यही तो बुनियादी फ़र्क है। ये एक सर्विस है, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन माल का और इंसानों का एक सर्विस है, जो कि देश ने और देश में जो नौकर रखे जाते हैं, प्रधानमंत्री, रेलवे मिनिस्टर, जो हम जनता नौकर रखते हैं इनको, ये इनको नौकरी देते हैं इस काम की कि आप ये ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था ठीक से रखोगे। ये नहीं कि ये किसी अपने मित्र के हाथ बेच दोगे चुरा के। इस काम के लिए नहीं उनको इलेक्ट किया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिजनेस नहीं है। जो कम्युनिकेशन है, जो आज सारी की सारी जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं, BSNL को जानबूझ के कमज़ोर किया जा रहा है ताकि अंबानी को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। बिज़नेस नहीं है, ये एक एसेंशियल सर्विस है फ़ोन। तो ये बिज़नेस है ही नहीं ना, यही तो हम कह रहे हैं। तो ये सब देश को बेचा जा रहा है। और अगर देश का युवा इस बात को नहीं समझेगा कि अगर प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई और कोई अदालत, कोई आपको इलेक्टेड जो लीडरशिप है, MP MLA आपके कोई मदद नहीं करेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के 4 जज बता चुके हैं कि हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये मौका है, आप लोगों को सबको सड़कों पे आना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए और प्राइवेटाइजेशन को ख़त्म कराना चाहिए, जब ही आपको नौकरियां मिलेंगी। वरना नौकरियां क्या, आपके घर तक से आपको निकाल के आपकी किडनियां बेच दी जाएंगी। आप वो वक्त आ रहा है। राजा साहब, युवा निकल रहे सड़कों पर, एहतजाज कर रहे हैं, उनको लाठियाँ खानी पड़ रही पुलिस की, उन पर अटैक हो रहे हैं। बेचारे कब तक लाठियाँ खाएंगे? सरकार सुन नहीं रही है। अब चाहते हैं कि सारे लोग सड़कों पर निकल जाए और पुलिस उन्हें मारती रहे। नहीं, पुलिस देखिए, पुलिस भी तब तक मार रही है जब तक के कम लोग निकल रहे हैं। अगर सब लोग एक साथ निकलेंगे देश बचाने के लिए, प्राइवेटाइजेशन से देश को मुक्त कराने के लिए, और जो ये साजिश चल रही है देश को कमज़ोर करने की, उससे बचाने के लिए, तब कोई पुलिस कुछ नहीं करेगी। ज़रूरत इस बात की है, पहली चीज़, जो भी काम हम करेंगे पीसफुल करेंगे। जो काम पीसफुल नहीं कर रहा, सबसे पहला उसका इशारा मैं बता रहा हूँ कि वो RSS का आदमी है। जो भी वायलेंस करता है इस वक्त, कोई भी करे, वो RSS का आदमी है। पहली बात आप ये समझ लो। और पुलिस भी बेचारी कोई खुशी खुशी में थोड़ी कर रही है, उनके ऊपर भी ज़बरदस्त दबाव होता है। आपको डर नहीं लग रहा? आप सीधे सीधे कह रहे हैं, सड़कों पर आने की दावत दे रहे हैं। खान सर ने ऐसी कुछ हल्की फुल्की बात की, पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है। बेचारे डर के मारे, उनकी हालत ख़राब है, माफ़ी मांग रहे हैं कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट न करे, वापस ले ले। और रेलवे मिनिस्टर ने उनके लिए फलां वादे किए, वीडियो जारी की है, वो फ़ायदे बता रहे हैं, और आप दोबारा उनको सड़कों पर उतार रहे हैं। पहले भी आपके ऑफिस पर 16-17 घंटे की रेड पड़ी है। पहले तो मैं खान सर नहीं हूँ, ये तो आपको पता ही है ना, तो अब उससे ही आप समझ जाइए। और मैं देश के हित में बात कर रहा हूँ। मैं एक खान सर ने अच्छा काम किया, अगर उन्होंने किया था, शायद किया नहीं किया वो तो वही बताएंगे कि तो कह रहे हैं हमने कुछ किया ही नहीं जब FIR हुई उनके खिलाफ। तो खैर, अब FIR हो गई है, किया हो या नहीं किया हो। उमर खालिद ने भी तो कुछ नहीं किया, गुलफिशा फातिमा ने कुछ नहीं किया, जेल तो है ना वो सब। तो खान सर तो अब जेल जाएंगे ही, जो मुझे लग रहा है। तो उनके पास एक ही मुसलमान है वो, नहीं, नाम उर्दू वाला है ना, नाम उर्दू वाला है या नहीं है, उन्हें ढूंढ के लाना है ना। देखिए, इतनी बड़ी चोरी हो रही है तो एक मुसलमान तो दिखाना ही है ना। मौलाना कलीम सिद्दीकी क्यों जेल में? कुछ किया है उन्होंने? नहीं किया ना। तो उन्होंने बहुत बड़ी चोरी छुपानी है यूपी में, इसीलिए मौलाना कलीम सिद्दीकी जेल में है। वो भी गए थे, नागपुर गए थे। इन सबसे कुछ फ़ायदा नहीं है। इसका एक ही तरीका है, संवैधानिक तौर पे आपने अगर कोई सही काम किया है उसके लिए लड़ना सीखिए। हम इस बात को बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली दंगों में
जो आरएसएस और बीजेपी है, डायरेक्ट पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने दिल्ली में हमले कराए हैं पीसफुल प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए। अब ये चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम कोर्ट के माध्यम से इसको साबित भी करेंगे। और अगर होम मिनिस्टर साहब तक भी जो सबूत जा रहे हैं, अमित शाह साहब तक भी, तो वो भी गिरफ्तार होंगे ही। तो अगर हम इससे पीछे हटेंगे तो हमारा भी कलीम सिद्दीकी बना दिया जाएगा या खान सर बना दिया जाएगा, बचेगा कोई भी नहीं। मैं ये बार बार बता रहा हूँ, एक ही रास्ता है, संवैधानिक रास्ता, पीसफुल प्रोटेस्ट करें, अपने देश को बचाएं। किसी भी कम्युनिटी की अभी कोई वैल्यू नहीं है जब देश खतरे में। ये जो खान सर है कोचिंग सेंटर चलाते हैं, अभी फिर सुर्खियों में है ये, इन्होंने जो माफ़ी मांगनी शुरू की है या पलटना शुरू किया है, तो वो क्या लगता है बच जाएंगे? एफआईआर दर्ज हुई है तो आगे इन पर कार्रवाई जारी रहेगी? मुझे जो देखिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि ये जितनी ज़्यादा माफ़ी मांगेंगे और जितनी ज़्यादा अब ये जो सफाइयाँ देंगे, सफाइयाँ दे रहे हैं, जिस भी दबाव में दे रहे हैं, और ये जितनी ज़्यादा ये काम करेंगे उतने ज़्यादा ये फंसेंगे। अगर अपने ओरिजिनल स्टैंड पे रहेंगे, अगर वो इनका स्टैंड था, अगर ओरिजिनल भी वो स्टैंड नहीं था तो फिर ये अच्छे आदमी नहीं है। मैं तो सीधे सीधे बता रहा हूँ, जो इंसान इतनी बड़ी चोरी हो रही है और जो उसकी नज़र में है कि रेलवे में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, उसके खिलाफ जिन स्टूडेंट से, हज़ारों स्टूडेंट से फ़ीस लेके, जिनको ये बता के हम आपको तैयार करेंगे कि आप ये एग्ज़ाम क्लियर करो, उनके वो एग्ज़ाम की सारी जो स्कीम है वो हाईजैक करके चोरी कर ली। उसमें अगर वो अपने स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए उनको सही रास्ता नहीं दिखाएंगे तो मेरे ख्याल से वो फिर वो गलत काम ही कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने सही काम पहले किया था तो उस पर अडिग रहे हैं, हम सब उनके साथ खड़े रहेंगे। और अगर वो गलत काम पे अब आ जाएंगे किसी भी दबाव में या किसी भी लालच में, तो वो बचेंगे नहीं। ये हमारा उनको एक सलाह है फ्री। उत्तर प्रदेश चुनाव चल रहा है, पहले फेस का नॉमिनेशन भी मुकम्मल हो गया है। इस चुनाव में कई तरह का गठबंधन है। एक गठबंधन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दलितों के साथ मिलकर के बनाया है, खबर आपको मिली होगी। उन्होंने वामन मिश्राम को भी शामिल किया है, बाबू सिंह कुशवाहा को भी शामिल किया है, और जो फार्मूला दिया है 2 सीएम का, दलित और ओबीसी, 3 डिप्टी सीएम जिसमें से एक मुसलमान भी। आपको क्या लगता है, इससे दलित मुसलमान एक साथ आएंगे चुनाव में? नहीं, देखिए ये एक अच्छी खबर है और मैं इसका खैर मकदम करता हूँ, और इससे फ़ायदा आज नहीं तो कल होगा, 100% होगा। इस लाइन पे हम सबको चलना है, ये बुनियादी बात है। और लेकिन यूपी में भी हम पहले नौकरियों की बात कर लें। अभी 1.5 साल पहले आपने देखा ना, 2 साल पहले भी नौकरी की बात है। नौकरी की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात तो चोरी की बात है ना। चोरी की वजह से तो नौकरियां नहीं मिल रही। यूपी में भी बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा है। अभी जो भर्ती घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था, उसमें कैसे कैसे लोग पकड़े गए थे। मतलब ये योगी सरकार और अमित शाह साहब ये बोलते हैं, पता नहीं कैसे बोल पाते हैं, इनकी मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी फेल है इन सब लोगों के सामने, कि ऐसे बोल रहे हैं कि हमारे दुश्मन भी हम पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। किस जगह भ्रष्टाचार नहीं कर रहे, एक जगह तो बता दें। शिक्षक, अभी नौकरियों की बात चल रही है तो शिक्षक घोटाला आपने देखा ना, 2020 जून जुलाई में जो चला था, वहाँ घोटाला नहीं हुआ क्या? योगी जी की मर्जी के बगैर हो गया था वो। तो ये सब बातें, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है ना, यही इनकी सबसे बड़ी जीत है। लेकिन ये SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ जैसे ही साथ आएंगे, ये लोग फिर उंगलियों पे गिन के 10, 15, 20 सीटें ज़्यादा से ज़्यादा जीतेंगे, वो भी EVM की मदद से। और आज एक बात और सुन लीजिए, जिस भी सीट पे बीजेपी की ज़मानत बचती है यूपी में और बाकी स्टेट्स में भी, तो ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ EVM का दुरुपयोग हुआ है। वरना जो हालात चल रहे हैं उसमें किसी भी सीट पे भारतीय जनता पार्टी की ज़मानत नहीं बचनी चाहिए। जो सवर्ण है वो तो खुद उनके खिलाफ है बहुत ज़्यादा। सवर्ण किसके खिलाफ हैं? बीजेपी के। सवर्ण देखिए, जो सवर्ण जो हो सकते हैं हो, क्योंकि वो सवर्ण खिलाफ होंगे जो गरीब हैं थोड़े, या जिनके हाथ डायरेक्ट वो मलाई नहीं आ रही, जो ये RSS के जो मेन ऑफिस बेयरर्स हैं, जिनकी आप अपने पड़ोस में, ये तो सारी पार्टियों में है। अखिलेश को भी वही लीड कर रहे हैं, मायावती को भी वही चला रहे हैं, ये तो सारी पार्टियों में लीड करते हैं। कांग्रेस है RSS वाला ढूंढने का भी फार्मूला आपको मैं आज आसान बता रहा हूँ। अपने घर के चारों तरफ देखिए कौन कौन लोग ऐसे हैं जिनके पास पहले छोटी गाड़ी थी या गाड़ी नहीं थी, सडनली बड़ी गाड़ी आ गई। ये टेस्ट है कि ये RSS का एजेंट है या ऐसा इंसान है जिसने अभी अभी नया नया पैसा कमाया ना, जितना पिछले 7 सालों में, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, अगर उसके लाइफस्टाइल में चेंज आ गया तो वो RSS का और वैसा मनुवादी है जो देश में लूट मचा रहा है। सारे मनुवादी तो बेचारे लूट नहीं मचा पा रहे हैं, लेकिन लूट मचाने की लाइन में लगने के लिए सबसे आगे ज़रूर खड़े हैं। तो ये है टेस्ट
और ये टेस्ट चाहे वो समाजवादी पार्टी में हो, कांग्रेस में हो, बसपा में हो या किसी भी पार्टी में हो, टेस्ट तो मैंने आपको बता दिया। और जो लोग मनुवादी मानसिकता की इस सरकार में मलाई नहीं खा रहे हैं, वो लोग बेचारे, पहले बड़ी गाड़ी होगी तो छोटी हो रही है, और जिसके पास गाड़ी नहीं मोटरसाइकिल थी वो साइकिल पे आ गया होगा। ये टेस्ट है, यही इस टेस्ट को आप करके देख लीजिए, आपको सब पता लग जाएगा। ये जो अलायंस बना है, आपको क्या लगता है ये जो कुछ काम होगा, असर होगा ज़मीन पर, से कुछ फ़ायदा दिखेगा, बस चुनाव तक महदूद रहेगा? देखिए, अगर तो ये दिल से हम लोग इसके लिए दिन रात लगे हुए हैं, अगर ये दिल से चला तो फिर इसके अलावा कुछ और चलेगा भी नहीं। लेकिन अगर किसी के दबाव में और किसी लालच में चला तो ये हो सकता है अब फेल हो जाए। लेकिन ये फार्मूले में दम है, जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनमें लोगों में दम हो या ना हो, लेकिन ये फार्मूला यही चलेगा, इससे हम हटने वाले नहीं। दम कैसे है? मैं मैथमेटिक्स हमने 5वीं तक भी अगर पढ़ी हो तो वो साफ नज़र आता। एक्सपर्ट नहीं हूँ मैथमेटिक्स का, बताइए। नहीं, मेरे ख्याल से आपको इतनी गिनती तो आती है कि आप ये जमा कर सके जो मैं आपको अभी गिनवाऊंगा, और आप भी बताएंगे मेरे साथ गिनती करते हैं। 15% शुरुआत मुसलमानों से ही करते हैं, क्योंकि हर चीज़ मुसलमानों से ही शुरू हो रही है आज तक। और जो मतलब इसके अलावा तो जैसे किसी के पास वोट ही नहीं है। नहीं, यूपी छोड़ दीजिए, पूरे हिंदुस्तान, पूरे इंडिया और भारत की बात करते हैं। हिंदुस्तान संविधान में बाबा साहब ने नहीं रखा था, तो इसलिए हम नहीं बोलते, और उसकी कोई ख़ास वजह है, वो आप सब समझते हैं, धीरे धीरे करके और लोग भी समझें। पहले हम शुरू करते हैं मुसलमानों से। मुसलमान है 15%, उसके बाद 2% सिख और क्रिश्चियन, 1% बौद्ध, तो ये हो गए 20%। उसके बाद 17% शेड्यूल कास्ट। ये मैं 2011 के सेंसस से बता रहा हूँ। 17% हो गए 37%। उसके बाद 8 से 9% हो गए ट्राइबल्स, शेड्यूल ट्राइब। तो 37 और 8 या 9 45-46 हो गए। ठीक है जी, 45-46 में 40% आप और जोड़ लीजिए ओबीसी। 46 और 40 कितने होते हैं? 86 मेरे ख्याल से 86 होते हैं ना। तो 86% है ये मैथमेटिक्स। तो इसीलिए ये फार्मूला कभी भी फेल ही नहीं हो सकता। बाकी लोग जो हैं 12-13% हैं। तो अब बताइए, जब ये फार्मूला बन जाएगा, और दूसरा फार्मूले में की ये बात है, ये सभी लोग पिटे हुए हैं। जो पहले 46% हैं वो तो एकदम ज़मीन पे लिटा रखे हैं, बाकी सब लोग मतलब उनके साथ तो इतने जुल्म और ज़्यादती हो रहे हैं कि वो उनकी कंडीशन कमोबेश एक जैसी है। तो ये जो मजलूमों के 87% हैं नंबर, ये सरकार बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, कितना मुश्किल है, ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। दूसरी बात ये, जो बाकी 12% है वो 90 से 95% हर जगह पे, बिजनेस पे, नौकरियों पे, हर जगह पे, मतलब प्रधानमंत्री, मंत्री, संतरी और एक्टर, अभिनेता, नेता, सब 90 से 95% या 12% लोग हैं। जैसे ही 87% लोगों का राज आएगा, इतनी जगहें खाली हो जाएंगी कि हम 87% जो हैं भरने के लिए लोग नहीं मिलेंगे। पॉसिबल है इस तरह? देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, ये इतनी बड़ी साजिश जो चल रही है देश में, उसको तोड़ने के लिए फार्मूला है, ये दवाई है, बीमारी भी है, दवाई भी ना। कुछ मायावती के साथ, कुछ अखिलेश के साथ, कुछ कांग्रेस के साथ, कुछ चंद्रशेखर के साथ, कुछ वामन विश्राम के साथ, कुछ असदुद्दीन ओवैसी के साथ, कुछ उसके साथ, कुछ उसके साथ, तो बटे में सब अलग। मैं तो ये फिर भी एक फार्मूला अच्छा बता रहा हूँ इन मुश्किल टाइम में भी, कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की किसी भी पार्टी को वोट ही नहीं देना है, फिर सब इंसाफ हो जाएगा। ये करके देख ले फार्मूला, किसी भी आदमी को वोट ही नहीं देना है। हम में से SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों को तो देना ही नहीं है। बाकी फिर हम लोगों में लड़ाई रहेगी नहीं। अगर इन लोगों को बाहर कर दें, फिर हम लोग आपस में मिल बांट के खा लेंगे, क्योंकि 13% लोग जो 95% सीटें भर के बैठे हुए ना, वो अपने आप खाली होंगी। जब वो खाली होंगी तो हम लोग तो 87% हैं और हमारे पास 95% जगहें आ जाएंगी। मेरे ख्याल से 8% जगहें एक्स्ट्रा आ जाएंगी। तो उस पर हम जो हैं सब अपने लोगों को बिठा पाएंगे। तो इसीलिए फार्मूला है, सॉल्यूशन है, दवाई है और बीमारी भी है। दवाई खाएंगे तो बीमारी का इलाज होगा, जब तक दवाई नहीं खाएंगे, दवाई हमारे सामने है, हम लोगों ने एकदम सही से पहचान लिए। जब खाएंगे जब ही फ़ायदा उठाएंगे, बाकी आप सब लोगों की मर्जी है। आरएसएस के जुल्म से कैसे निजात पाना है, उसके बढ़ते कदम को कैसे रोकना है, महमूद पराचा साहब ने सोल्यूशन बता दिया है, हल बता दिया है। आपको क्या लगता है कि ये जो हल है कारगर साबित होगा? जो दवा है वो
इलाज में फ़ायदेमंद साबित होगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वैसे ज़्यादातर दानिश्वर इंटेलेक्चुअल होते हैं, सिर्फ मसले बताते हैं, मर्ज़ बताते हैं, इलाज नहीं बताते हैं। प्राचा साहब ने मर्ज़ की तशख़ीस के साथ उसका इलाज भी बता दिया है। इस इलाज से आप इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिए। कैमरामैन तमन्ना के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com